Assalamu alaikum viewers. Today is my 27th appearance and I am going to focus exclusively on institutionalizing OD interventions. हमने अभी तक जितनी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में की और जैसे लोगों को हमने इन्वॉल्व किया, जो एरियाज हमने डायग्नोज किए, उसके बाद appropriately so far we presume that we have done what was needed. और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको at various stages evaluation का भी बताया. Having gone through all that process, now is the final stage जहां के हमने इसको इंश्योर करना है कि जो चेंजेस हमने इनकॉर्पोरेट की हैं एट वेरियस लेवल्स वो परसिस्ट करें, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करें. याद रहे कि मैंने पिछले लेक्चर में एक केस स्टडी आपसे कराई थी, लेकिन उसका कुछ हिस्सा अभी बाकी है. आई ओनली शेयर्ड अ केस स्टडी. अगर आप उसके पैरेलल्स ड्रॉ करें with a lecture which I delivered last time, you must have thought that it was quite appropriate. क्योंकि आज जब मैं इंस्टीट्यूशनलाइजिंग की बात कर रहा हूं तो वो चेंजेस जो उस केस स्टडी के अंदर फ्रैंक ने हसन और वैलरी के थ्रू करवाए, उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से मैंने वो खास तौर पर स्टडी आपसे शेयर की कि यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंशियल नॉलेज. ऑर्गेनाइजेशंस में जब इस तरह से चेंज इनकॉर्पोरेट की जाती है जो कि केस स्टडी में की गई, उसके रिजल्ट्स क्या हुए. Surely the results were not very happy. They were not very productive. There were lots of people who are not very happy, inclusive of Valerie, who being young was very disappointed. Quickly आपको recap करते हुए कि फार्म बैंक में फ्रैंक द प्रेसिडेंट thought of changing the system. उसने उसके अंदर MIS सिस्टम इंस्टॉल करवाया इसलिए कि लोगों को अच्छी सर्विस मिले, कस्टमर्स को अच्छी सर्विस मिले और साथ ही सीनियर मैनेजमेंट को डिसीजन टेकिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर काफी मदद मिले और वो बेहतर और प्रोडक्टिव रिजल्ट्स पैदा कर सके. लेकिन चूंकि उसका तरीकाकार गलत था फ्रैंक का, जब सारी चीजें इंस्टॉल हो गई और डायग्नोसिस की गई, डाटा कलेक्ट किया गया क्वेश्चनर के थ्रू, Valerie discovered that people were not using the system. I do not know what conclusions you have drawn, what inferences you have drawn out of that study, but I did point out when I was sharing with you that study कि एक तो वो बड़ी ambitious लड़की थी, young थी, she was on the positive side, but the people were very lethargic, conservative, the top people, the top brass. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन we must find an answer for कि मैक्रो लेवल पे उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्या थी. तो दो प्रॉब्लम्स अपीयर होती हैं. पहले द क्लाइंट सिस्टम वाज अनप्रिपेयर्ड फॉर चेंज. याद रहे मैंने लीडिंग और मैनेजिंग चेंज में सबसे पहले एक चीज आपको बताई थी कि जो भी चेंज इंट्रोड्यूस करना, पहले लोगों को तैयार कर लो, तभी वो प्रोडक्टिव होगी. पीपल शुड ओन इट. यहां सबसे बेसिक गलती ये हुई कि क्लाइंट सिस्टम वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द चेंज. पहली मैक्रो लेवल पे ये प्रॉब्लम. सेकंड, क्लाइंट सिस्टम और द क्लाइंट मेंबर्स वर अनफेमिलियर विद MIS. टॉप पीपल जिसके लिए वो सारी चीज डिजाइन की गई, दे वर अनफेमिलियर. अब यहां क्वेश्चन आ सकता है कि उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी, चेंज आए कि उनको उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया था. दैट इज अनदर एस्पेक्ट. परहैप्स यू माइट हैव पॉइंटेड ऑन दैट एस्पेक्ट एज वेल. माइक्रो लेवल पे क्या प्रॉब्लम? माइक्रो, ये तो मैक्रो थी ना, टॉप पीपल हु रियली मैटर्ड. इट Frank, the president, utilized the top-down approach.
उसने ऐसा डिसीजन लिया जिसमें उसने निचले स्टाफ को इन्वॉल्व नहीं किया, एंड ही प्रिपेयर्ड द MIS फॉर अ सिस्टम विच द पीपल डिड नॉट ओन। इस बात का बहुत ख्याल रखें। मैंने थ्रू आउट माई OD प्रोग्राम, एक्सरसाइजेस, लेक्चर्स यही आपको बात पे ज्यादा जोर दिया कि जब तक चेंज के लिए थ्रू आउट लोग तैयार नहीं होंगे, डायग्नोसिस के बाद डेटा को ओन नहीं करेंगे, चेंज को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, change will not be effective. So here at the micro level, this was the major problem. Survey should have been preceded, not followed MIS. सर्वे बाद में कराने का फायदा क्या था? पहले सर्वे करा के लोगों कहते हैं क्या ये सिस्टम आपको डिजाइड है, क्या फोर्सी करते हैं। सो बाद में सर्वे इसी तरह था कि आपने जो अभी तो लास्ट लेक्चर में मैंने कहा कि हमने ड्यूरिंग इंटरवेंशन कोई सर्वे नहीं किया, आखिर में हमने जब इंटरवेंशन के बाद सर्वे किया तो पता लगा पीपल आर नॉट रेडी। सो यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस कि सर्वे जब आप इंटरवेंशन कर रहे हो तब भी आपको डाटा कलेक्शन की जरूरत है, सो दैट यू नो दैट पीपल आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। माइक्रो लेवल पे थर्ड एस्पेक्ट वाज दैट हसन वाज नॉट असर्टिव इनफ। हालांकि ये जो चीज अगर हम लेवेंस चेंज मॉडल को लें तो वहां भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उसने इन्वॉल्व नहीं किया था। टॉप पीपल दे वेंट इन फॉर अ चेंज, इट वाज मोर और लेस सेम, मगर यहां चूंकि इन्होंने अनफ्रीज नहीं किया था, लिहाजा यू कैन अगेन से चूंकि अनफ्रीजिंग नहीं हुई थी इसलिए हसन जो था वाज नॉट वेरी असर्टिव। नाउ देन अनदर पॉइंट, पर्टिकुलर्स इन MIS needed to be changed. वो डाटा आपने देखा कि जो लोगों के सामने आ रहा था इट वाज मोर स्टैटिस्टिकल डाटा, और मैंने शुरू में कहा था कि अगर उसे ग्राफ और आसान तरीके से पेश किया जाए तो पीपल परहैप्स कुड हैव यूटिलाइज दैट। एंड द फ्लॉ इन दिस एंड माइक्रो लेवल पे एक और प्रॉब्लम थी दैट Valerie has been charged by Frank to make survey, but her boss Hassan has told her not to give the report to Frank. Imagine, ये चीज तो ओरिजिनेट फ्रैंक से हुई थी, इट वाज फ्रैंक्स बेबी, और हसन ने कहा कि फ्रैंक को यह रिपोर्ट ना देना। फ्लॉ इन दी होल सिस्टम। आई होप आपने ये सारी चीजें नोट की होंगी, अगर नहीं की तो प्लीज गो बैक टू माय प्रीवियस लेक्चर्स एंड डाइजेस्ट ईच एंड एवरीथिंग व्हिच आई पॉइंटेड आउट। एंड दैट इज व्हाई मैं आपसे ये एक्सरसाइजेस करा रहा हूं, क्योंकि इन लेक्चर्स का फायदा तभी है अगर आप की एनालिटिकल एबिलिटी जो है वो ऐसी डेवलप हो जाए कि यू कुड सी थ्रू वेयर इज द फॉल्ट। आइए अब कॉजेस पे देख लेते हैं। सबसे पहला कॉज, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द फर्म एंड द एज ऑफ द स्टाफ। माइंडेड, जब आपने OD करना है, OD प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करना है, तो ये एस्पेक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे। सम पीपल माइट नॉट लाइक, जैसे उसने कहा था डोंट रॉक द बोट। Lack of education regarding MIS, another big cause. And other cause was Hassan more interested in personal security than in fulfilling purpose for which he was hired. Hassan was not being honest. He should have put his foot down and said, since President Frank wanted this, this is the outcome, we must share it. तो यहां डिसलॉयल्टी है। आइए हम जल्दी से देखते हैं कि सिस्टम कौन कौन से इफेक्ट है। स्ट्रक्चरल अगर हम देखें तो चेंज ऑफ कमांड जो है दैट प्रोहिबिटेड Valerie फ्रॉम इंप्रूविंग MIS निचले लेवल के ऊपर। और आज मैं आपको अपने लेक्चर में यह बात बताऊंगा कि जब तक थ्रू आउट द सिस्टम डिफ्यूजन नहीं होगी इंफॉर्मेशन की और चेंज ऑफ कमांड की, कहां किसने क्या करना है, चेंज नहीं आएगा। अगर निचले लेवल पे चेंज आ रहा होगा, इमीडिएट मैनेजर, इमीडिएट बॉस नहीं चाहता होगा, अगर टॉप मैन चाहता भी होगा तो चेंज नहीं आएगा। हियर इज अ वेरी गुड एग्जांपल। टेक्निकल साइड के ऊपर Valerie's fulfillment and satisfaction of job well done are restricted. उसका इनिशिएटिव अब खत्म हो जाएगा। She was very enthusiastic. Next time she will not take up any assignment, and if she does, she will not
we're very happy doing the work we did this time. Frank's hopes are not fulfilled. वो टॉप मैन जो चाह रहा है उसकी भी आइंदा कोई और अगर कोई होप्स होंगी, कोई और चेंज लाना चाहता होगा विद सच मैनेजर एज अल हसन, उसकी भी होप्स फुलफिल नहीं होंगी. मैनेजरियल डिसीजंस कंपनी वाइड आर नॉट बीइंग मेड इन बेस्ट पॉसिबल वे. डिसीजन टेकिंग प्रॉब्लम है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. I think this case study is very pertinent and this should guide you कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसको हमने अप्लाई कैसे करना है. मैनेजरियल लेवल पे क्या प्रॉब्लम है. हसन इज अनकंफर्टेबल अबाउट टेकिंग थिंग्स अप द चेन. अब ये देखिए, ये कम्युनिकेशन लेवल देखिए, देयर इज अ प्रॉब्लम समवेयर. यही हमने कहा था कि प्रोसेस जो है ना, यहां इंटरवेंशन की जरूरत होगी. दैट senior managers should be able to communicate amongst themselves what is the problem. और इसमें एक और चीज, एक और एस्पेक्ट भी हो सकता है कि if we try to probe into, if we try to analyze what is the reason why Al Hassan is so reluctant, maybe there's something wrong with the President Frank as well. Frank perhaps has intimidated subordinates in the past. उसने हो सकता है उसका पास रिकॉर्ड ऐसा हो, किसी ने ऐसा इनिशिएटिव लिया हो और फ्रैंक ने उनको स्नब किया हो, रिजेक्ट किया हो. Who knows? And finally, when talking about goals and values, excellence and organization improvement does not seem to be valued by most managers except possibly Valerie. Goals का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वैल्यूज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है except Valerie because she's young. Now, ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? पहला, Valerie could convince Hassan it is in his best interest to show Frank results of survey. She can only motivate, convince करे कि it is important. Let's share the report rather than saying sit over it. एक तो ये ऑल्टरनेट है. दूसरा है, Valerie could go along with Hassan's inaction. जैसे उसका बॉस कह रहा है खामोश होकर बैठ जाए, और तो कोई तरीका नहीं. या उसे कन्विंस करे या खामोश होकर बैठ जाए. और एक तीसरा तरीका भी है, वो ये है कि दो पीपल माइट नॉट अप्रिशिएट दैट, स्पेशली इन आवर कल्चर. द थर्ड इज Valerie could bypass Hassan and tell Frank, अपने बॉस को बाईपास करके फ्रैंक को कहे दिस इज द रिपोर्ट. She should be courageous enough and say that this is, if the greater interest of the organization, this is what I see. And there are ways to do it. Not to play down your immediate boss, but हम options की बात कर रहे हैं. हम क्या recommend करेंगे? Valerie needs to submit the report to Frank since this is the person who assigned her to do this survey. That's how I see it. कि Valerie को वो report Frank को देनी चाहिए क्योंकि Frank ने initiate की थी. She needs to explain tactfully to Hassan the importance of her giving Frank the report. और एक दफा रिपोर्ट दी जाएगी, must solve the problems जो MIS क्रिएट कर रहा है. क्योंकि those people sitting up there who cannot use that data, they are genuinely concerned. उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, they cannot use the data, वो उस सिस्टम को इस्तेमाल नहीं कर सकते. How was the analysis? I hope you agree with what I shared with you. और गालिबन आपने भी कोई ऐसी ही मिलती जुलती रिपोर्ट बनाई होगी. Now coming to today's topic, that is institutionalizing the OD interventions. Once it is determined that a change has been implemented and is effective, attention is directed at institutionalizing the changes. That is, making them a permanent part of the organization's normal functioning. अगर जो चेंज हम लेकर आए हैं उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हम हिस्सा नहीं बनाएंगे, उसको नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर मर्ज नहीं करेंगे, तो वो चेंज ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएंगे. That is, whatever we have changed in the system must stay there for a while. उसको
इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, वो नई हैबिट बननी है, नया बिहेवियर हमारा होगा, हम इस नए तरीके से अब काम करेंगे. यू माइट आस्क मी अ क्वेश्चन दैट रैपिडली चेंजिंग एनवायरमेंट हैज लेड अस टू बिलीव दैट वी हैव टू चेंज कॉन्टिन्यूअसली. आपके जहन में फौरन एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि जनाब आप तो थ्रू आउट द लेक्चर्स ये कहते आए हैं कि चेंज इज द नेम ऑफ द गेम. तो आप चेंज को इंस्टीट्यूशनलाइज क्यों करना चाहते हैं? आप हमने जो नई हैबिट्स बनाई हैं, नए हमने एट्रीब्यूट्स अपने सिस्टम में डाले हैं, इसको आप इंस्टीट्यूशनलाइज क्यों करना चाहते हैं? इसको आप फ्रीज क्यों करना चाहते हैं? जैसे 11 ने रीफ्रीज किया था. क्यों रीफ्रीज करना चाहते हैं? इसको उसी फ्लूइड स्टेट में रहने दें और हम आगे चलते हैं. नाउ द थिंग इज द इंस्टीट्यूशनलाइजिंग कॉन्सेप्ट is being applied in new ways. इस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब सिर्फ यह है कि हम एक लेवल से इस लेवल पे आएंगे एंड वी शुड नॉट गो बैक टू दिस लेवल. और यहां से हम फर्दर डायग्नोसिस, फर्दर रिसर्च, मोर एक्शन विल मूव टू अ हायर स्टेट. दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, integrated strategic change, self-design interventions, they all would be aimed at enhancing the organization capability for change. Further, जो भी हम चीजें incorporate ऐसी करेंगे, they will lead to further change, but for a certain period of time, they should stay there. Otherwise, as we all have the habit, we all have the tendency to revert back to our old habits, तो फिर वो चेंज नहीं आएगा. हमने नई चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना है, उनको एक्सेप्ट करना है, उनको एम्ब्रेस करना है. वो हमारा एक नया बिहेवियर होगा और उसके बाद हम फर्दर इंप्रूवमेंट, क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. दैट्स व्हाई. तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जरा डिफरेंट है. आई एम शोइंग यू अ फिगर ऑन द स्क्रीन that presents a framework that identifies organization or intervention characteristics and institutionalization processes. और आप देखिए ये अफेक्ट कर रहे हैं डिग्री टू विच चेंज प्रोग्राम्स आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड. ये मॉडल जो मैं आपको शो कर रहा हूं फिगर पे, इसके ऊपर यू सी टू की एंटीसीडेंट्स, दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहां नजर आ रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरवेंशन characteristics, or they affect different institutionalization processes operating in organizations. Or these processes, in return, they affect various indicators of institutionalization. The model also shows that organization characteristics can influence intervention characteristics. आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि organizations have powerful unions which may have trouble gaining internal support for OD interventions. इसी वजह से आपको वो नीचे जो एरो नजर आ रहा है, दैट इज कि ऑर्गेनाइजेशन का अगर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग यूनियन होगी तो आप इंटरनल सपोर्ट नहीं हासिल कर सकेंगे. एंड विदाउट दैट इंटरनल सपोर्ट, सिंस दैट इज ऑल्सो एन इनपुट इनटू द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन प्रोसेस, आपको वहां इंडिकेटर्स में परफॉर्मेंस अफेक्ट करेगी. कीप दिस institutionalization framework diagram in your mind. मैं one by one सारे factors जो इन चारों blocks में हैं I'll be dilating in detail, like in organization characteristics में congruence, stability of environment, technology and unionization. One by one I will tell you how they can affect to the process of institutionalization. So talking about the organization characteristics, three key dimensions of an organization can affect intervention characteristics and institutionalization processes. Pehla, congruence, stability of environment and technology, and the third one is the unionization. When we talk about congruence, this is the degree to which an intervention is perceived as in harmony with the organizational management philosophy, strategy and structure. याद रहे जब हमने स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर हमने
वेरियस फैक्टर्स को देखा था तो वहां भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वी कंसिडर इट एज एन इनपुट. यहां जब व्हेन एन इंटरवेंशन इज कॉन्ग्रुएंट विद these dimensions, that is philosophy, strategy, structure, so the probability is improved that it will be institutionalized. अगर उसका क्लैश है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से, तो जो चेंज आप जिस डिपार्टमेंट में लेकर आए will not last. Mind it, many OD practitioners, they promote employee participation and growth, because this is the fundamental block in any OD change. आपने कहीं भी अगर OD change लाना है तो एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करना है और उनकी ग्रोथ एस्पेक्ट को देखना है. लेकिन टेल मी, इन अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, इन अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जहां ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट हो, वो दे लेट द OD मैनेजर promote participation of the people or the growth. So participative interventions जो है, they have to be incongruent with the organizational managerial philosophy. अगर नहीं है, it'll be difficult. Interventions जो है वो institutionalized नहीं होंगी. Even if आपने कहीं डिपार्टमेंट में ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर में इंटरवेंशंस आपने इंट्रोड्यूस कर भी दी, लेकिन अगर ऊपर सीनियर मैनेजर्स की फिलॉसफी कुछ और होगी, वो थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन वो डिफ्यूज नहीं होगी. सेकेंड फैक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी. नाउ दिस इन्वॉल्व्स द डिग्री टू विच द ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर चेंजिंग. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई आपने इंटरवेंशन की है और उस इंटरवेंशन को आप इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते हैं, लेकिन ड्यूरिंग दैट इंटरवल टेक्नोलॉजी बदल जाती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदल जाता है, it is going to affect your institutionalization process. Mind it, unless and until these changes are being incorporated, institutionalized, so वो change program must be buffered from environment or technology. Let's take for an example. अगर कहीं आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉइज हो सकता है छोड़ जाएं, कुछ आपको निकालना पड़े, तो जो आपने इंटरवेंशन के लिए लोगों को डिप्यूट किया था, आपकी मैन पावर कम हो जाएगी और वो प्रोग्राम जो आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं नहीं हो सकेगा. या इंक्रीज्ड प्रोडक्ट डिमांड दैट विल curtail institutionalization by bringing new members on board at a rate faster than they can be socialized. So you must keep these two things in mind. And then the third, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की, unionization. Diffusion of interventions may be more difficult in unionized settings, especially if the changes affect union contract issues such as salary and fringe benefits, job design, and employee flexibility. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत रिजिड यूनियन सिस्टम है और लेबर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो कोई चेंज इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो सकेगा जब तक यू टेक द लेबर यूनियन इनटू कॉन्फिडेंस, जब तक वो आपको सपोर्ट नहीं. अदरवाइज क्या होगा, अगर आप जॉब वैरायटी क्रिएट करना चाहते हैं, और हो सकता है वो इंडिविजुअल की ग्रोथ नीड्स हों, लेकिन वो कहेंगे जी जितने पैसे दे रहे हैं इसमें तो यही काम होगा, हमारे एम्प्लॉइज और ज्यादा काम नहीं करेंगे. तो यू अंडरस्टैंड इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हाउ स्ट्रॉन्ग द यूनियंस आर. इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द चेंज प्रोसेस. आइए अब दूसरी पार्ट पे जाएं, इंटरवेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स. 5 मेजर फीचर्स ऑफ ओडी इंटरवेंशंस कैन अफेक्ट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन प्रोसेसेस. वो कौन से हैं 5 फीचर्स? गोल स्पेसिफिसिटी, programmability, level of change target, internal support, and sponsorship. When you talk about goal specificity, I mean this involves the extent to which the intervention goals are specific rather than broad. जितने आपके goals specific होंगे, लोग understand कर रहे होंगे, उतनी ही institutionalization जल्दी होगी, effective होगी.
लेट्स से कि आप का अगर एक इंटरवेंशन इज सोली फोकस्ड एम्ड ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी, perhaps the people will understand it rather than आप इतना कंफ्यूज करें उसको कि सेफ्टी, क्वांटिटी, क्वालिटी, एब्सेंटिज्म, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, सारे ही प्रोग्राम्स एक दफा चल रहे होंगे. People might get confused. And at the same time, maybe your focus might as well not be so concentrated at any one activity. So therefore, goal बड़ा specific, बड़ा clear होना चाहिए. और साथ ही employees should know exactly what is being introduced into the system. What is their contribution? How have they to contribute towards what the change requires और कैसे उसको institutionalize करना है. Second aspect in goal specificity के बाद है programmability. This involves the degree to which the changes can be programmed or the extent to which the different intervention characteristics can be specified clearly in advance to enable socialization, commitment, and reward allocation. आपने जो भी एक्टिविटी प्लान करनी है, जो भी एक्टिविटी प्रोग्राम करनी है, पहले जैसे मैंने कहा कि goal specificity is very important. और जब you are specific, only then you will be able to program it. Only focused approach will lead to institutionalization. अगर आपकी focused approach नहीं है, supposing आप job enrichment जो है आप करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे job enrichment के लिए? Are you going to work on absenteeism? Are you going to work on institutionalizing the profitability? No. Job enrichment के लिए you are going to program according to the job variety. आप autonomy पे, discretion पे काम करेंगे, feedback पे काम करेंगे. You have laid out the program very clearly. I think that is important. Programmability. Then the third aspect, level of change target. This concerns the level to which the change targets. One has to be very clear that to initiate the change process, where are you going to start from? Is it the total organization, a department, or a small group? आपने level पहले determine करना है. And each level of organization has facilitators and inhibitors of persistence. चूंकि we are talking about the institutionalization process, तो हर लेवल के ऊपर जब हमने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, तो हमने ये देखना है कि क्या ये चेंज सोली इस एरिया के लिए है, मकसूद है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं. Maybe you might have planned such an activity. But keep in mind, if this is what you are desiring, then it will be a wrong approach. That's because departmental and group change are susceptible to resisting forces from others in the organization. अगर आपने फोकस एक ही टारगेट किया है, एक ही लेवल के ऊपर, तो आपको रेजिस्टेंस दूसरी जगह से आएगी. Institutionalizing the change within a department that successfully insulates itself from the rest of the organization cannot persist. Institutionalization जो है वो throughout the organization होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी एक डिपार्टमेंट में चेंज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, ऐसी इंसुलेशन जो है will manifest itself as a subculture within the organization. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है and you must keep this important point in your mind. आप एक ऑर्गेनाइजेशन में सब कल्चर नहीं क्रिएट कर सकते. People throughout the organization must have a belief, they have their own values, जो कि कॉर्पोरेट वैल्यूज हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक डिपार्टमेंट में खास किस्म की वैल्यूज क्रिएट नहीं कर सकते. So a shared belief about the intervention's value can be a powerful incentive to maintain the change, and promoting a consensus
across organizational departments can facilitate institutionalization. So mind it, आप कभी इंसुलेट ना करें किसी एक ग्रुप, एक डिपार्टमेंट को, and believe that you can institutionalize that change, और वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन से उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. It will never happen. वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर, it will revert back. Fourth aspect, internal support. And this refers to the degree to which there is an internal support system to guide the change process. हमने चेंज इंट्रोड्यूस कर दी है और अब उसको सस्टेन करने के लिए, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए हमें अंदर की सपोर्ट कॉन्स्टेंटली चाहिए. और वो इंटरनल सपोर्ट कहां से मिल सकती है? शुरू में मैंने आपको कहा था कि ओडी कभी कभी हम प्रैक्टिशनर बाहर से लेकर आते हैं, लेकिन उसके अलावा हम कभी एक ग्रुप अंदर बनाते हैं या कभी कभी हम ओडी डिपार्टमेंट बनाते हैं. तो यहां आपको उसकी अफादियत का अब अंदाजा होगा. इंटरनल सपोर्ट के लिए अगर हमने एक ओडी डिपार्टमेंट क्रिएट किया हुआ है, तो टिपिकली दिस डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड दिस इंटरनल कंसल्टेंट, and this can gain commitment for the changes and help organization members implement them. Of course, the external consultant also provides support, but that's only on temporary basis. Fifth aspect in the intervention characteristics is sponsorship. And this concerns the presence of a powerful sponsor who can initiate, allocate, and legitimize resources for the intervention. हमें throughout the OD प्रोसेस हमने शुरू से कहा, और डेफिनेशन आपको दोबारा याद आनी चाहिए. इट इज मैनेज्ड फ्रॉम द टॉप. रिमेंबर, हमने कहा था कि समवन फ्रॉम द टॉप इनिशिएट्स इट और थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन होती. तो हमें स्पॉन्सर्स चाहिए, पीपल हु आर पावरफुल स्पॉन्सर्स हु कैन इनिशिएट, एलोकेट, लेजिटिमाइज रिसोर्सेज फॉर द इंटरवेंशन. एंड स्पॉन्सर्स मस्ट कम फ्रॉम ऑल लेवल्स. ये नहीं कि आपने, जैसे अभी मैंने आपसे केस स्टडी की, स्पॉन्सर मौजूद था, प्रेसिडेंट फ्रैंक वाज द स्पॉन्सर, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो सकी. क्यों? मिडिल मैनेजर्स दे वर नॉट हेल्पफुल. वेरी गुड एग्जांपल. लेकिन टॉप मैन ने जहां रिसोर्सेज प्रोवाइड किए थे MIS के लिए, वहां निचले मैनेजर्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे. सो हमें विजिबिलिटी चाहिए, हमें पावर चाहिए इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए. There are very many examples in OD interventions जहां के सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स कर जाता है जबकि टॉप एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाता है. सो इसके लिए ऊपर वाले टॉप CEO और बोर्ड की अप्रूवल, उनकी कंसेंट, उनकी पैटर्नेज बहुत इंपॉर्टेंट है. There also are numerous examples where middle managers, when they withdrew support for interventions because the top manager did not include them in the change process, that process, the change could not be institutionalized. इसलिए टॉप मैनेजर के साथ साथ मिडिल मैनेजर का भी एज ए स्पॉन्सर होना बहुत जरूरी है. अगरचे हमने थ्रू आउट प्रोसेस सीखा कि सबकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, लेकिन हियर वी आर लुकिंग फॉर स्पॉन्सर्स जो कि इसको कैटलाइज करें, इसको फैसिलिटेट करें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन प्रोसेसेस. 5 institutionalization processes that can directly affect the degree to which the OD interventions are institutionalized. वो कौन कौन से हैं? एक है सोशलाइजेशन. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि अगर नए बंदे आते जाएंगे और हम उन्हें सोशलाइज नहीं कर पाएंगे, सो सोशलाइजेशन इज 1, कमिटमेंट 2, रिवॉर्ड एलोकेशन, डिफ्यूजन, सेंसिंग एंड कैलिब्रेशन. आइए थोड़ा सा इनको भी डिटेल में देख लेते हैं. When I talk about socialization, I mean transmission of information about beliefs, preferences, norms, and values with respect to the intervention. आपको मैंने एक कंपनी जो कि जीन मैन्युफैक्चर करती थी, उसकी मैंने स्टडी भी आपके साथ की थी. Minded the top man established new norms. And those norms, those values were transmitted throughout the system, throughout the organization. I hope you remember that. That is socialization process के लिए, और जो मैंने कल्चर के अंदर भी आपको बताया था कि जब नए लोग आते हैं या नई वैल्यूज हम
incorporate करते हैं अपने system, the people have to get used to those values. Means they must get socialized. Because implementation of OD interventions generally involves considerable learning and experimentation, a continual process of socialization is necessary to promote persistence of the change program. अगर ये socialization process के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, the people will go back to their old values. Second point is commitment. And commitment, of course, this binds the people to behaviors associated with the intervention. People should be committed कि हमने behavior change करना है because we have incorporated change. And commitment should derive from several organizational levels, including the employees directly involved and the middle and upper managers who can support or put a stop to the intervention. ये कमिटमेंट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि अगर टॉप मैन चला जाएगा, नया आ जाता, उसकी कमिटमेंट नहीं होती, और अगर मिडिल मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं है, टॉप मैन की है, फिर भी दैट चेंज विल फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड. आइए अब थोड़ा सा रिवॉर्ड एलोकेशन पे भी बात कर लें, क्योंकि जहां हम चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशनलाइज करना है वहां हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि लोगों के पास मोटिवेशन क्या है, एंड वी हैव टू कीप देम मोटिवेटेड. और दिस फैक्टर इज द डिसाइसिव फैक्टर, एंड दैट इज द रिवॉर्ड एलोकेशन. दिस इन्वॉल्व्स linking rewards to the new behaviors required by an intervention. हमने rewards को allocate करना है with the new behavior. अगर लोगों को यह मालूम हो जाए कि उनका जो नया बिहेवियर है उसको वो सस्टेन करेंगे, तो दे विल बी रिवॉर्डेड. हमने जॉब वैरायटी इंक्रीज की है, हमने फीडबैक इंक्रीज किया है, हमने उसकी डिस्क्रिप्शन इंक्रीज की है, तो वी वुड एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू टेक मोर डिसीजंस, करेक्ट डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस. और अगर वो बोल्ड डिसीजंस लेगा, विल बी रिवॉर्डेड. सो रिवॉर्ड्स कैन एनहांस द परसिस्टेंस ऑफ इंटरवेंशंस, बट इन टू वेज. One is a combination of intrinsic and extrinsic rewards can reinforce new behaviors. कौन कौन से मैंने कहा? Intrinsic rewards और extrinsic rewards. इसके बारे में थोड़ा सा हम क्लियर हो जाते हैं. याद है हमने पे और प्रेज की बात की थी, more or less the same thing. कभी कभी people want something along with the pay. That is the internal drive when they are looking for intrinsic rewards, satisfaction, praise, personal development, opportunities for challenging opportunities, accomplishments found in the work. ये सारी चीजें हैं. लोगों को अगर पता होगा कि मेरे बिहेवियर के चेंज होने से I will go to a higher level, प्रमोशन होगी, स्टेटस में मेरे बढ़ाव आएगा, that is what is intrinsic reward. External is money and other financial benefits. Because the values जो हैं वो हम different attach करते हैं extrinsic और intrinsic rewards को, तो ये जो extrinsic rewards हैं they tend to diminish over time. इसका ख्याल जरूर रखें, because it may be necessary to revise the reward system to maintain high levels of desired behavior. Reward system को हमें constantly change करना पड़ेगा. और दूसरी चीज जो कि हमें reward allocation में ख्याल करनी चाहिए वो है new behaviors जो हैं they persist to the extent that rewards are perceived as equitable by employees. Rewards तो दे रहे हैं, चाहे intrinsic हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, लेकिन अगर वो एक्विटेबली आप उनको रिवॉर्ड्स को नहीं दे रहे, दैट ऑल्सो विल नॉट बी एबल टू प्रमोट द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. मेनी एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स fail to persist because employees feel that their increased contributions
organizational improvements are unfairly rewarded. This is especially true for interventions relying exclusively on intrinsic rewards. जब आप गधा और घोड़ा बराबर कर देंगे, एक आदमी जो बहुत काम कर रहा है और एक नहीं कर रहा, आप उसके रिवॉर्ड्स में पैरिटी ले आएंगे, that is going to create discontentment और चेंज की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी. Fourth aspect, diffusion. Now, diffusion refers to the process of transferring interventions from one system to another. Diffusion facilitates institutionalization by providing a wider organizational base to support the new behaviors. That is, आप अगर मैंने जैसे शुरू में कहा था कि आप एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर चेंज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं तो उसका डिफ्यूजन थ्रू आउट होना चाहिए. Many interventions fail. They fail to persist because they run counter to the values and norms of the larger organization. अगर आपने जो चेंज एक डिपार्टमेंट में लेकर आए हैं वो डिफ्यूज नहीं हो रही, थ्रू आउट पर्कुलेट नहीं कर रही है, तो you will encounter problems. So diffusion throughout the organization. और थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि हम सब कल्चर्स नहीं क्रिएट कर सकते, इसलिए क्योंकि कॉर्पोरेट का एक अपना कल्चर है, इसलिए diffusion is very important. And the fifth aspect in the institutionalization processes is sensing and calibration. This involves detecting deviations from desired intervention behaviors and taking corrective action. आपने you have to be very sensitive कि कहां डिविएशन हो रही है बिहेवियर के अंदर, क्योंकि अगर हमने जैसे पहले कहा था कि दूसरी डिपार्टमेंट से अगर चेंज यहां लेकर आए, दूसरे डिपार्टमेंट से प्रेशर होगा टू नलिफाई दैट चेंज. यू मस्ट बी सेंसिटिव इनफ एंड कैलिब्रेट इट. सो यू नीड टू इनकॉर्पोरेट सेंसिंग मैकेनिज्म्स ताकि आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें और इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकें. और ये सेंसिंग मैकेनिज्म्स क्या हैं? इम्प्लीमेंटेशन फीडबैक. आई होप यू रिकलेक्ट दैट. मैंने शुरू में कहा था कि जब आप इंटरवेंशंस कर रहे हैं तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट ताकि आखिर में आपको पता चल जाए कि इनकॉर्पोरेशन हुई है. आइए फाइनली लेट्स कम टू द indicators of institutionalization. Institutionalization reflects degrees of persistence of an intervention. कैसे पता चलेगा? कौन से सिग्नल्स हैं, कौन से इंडिकेटर्स हैं? 5 indicators. 1, knowledge, performance, preferences, normative consensus, and value consensus. First, very important, knowledge. Knowledge of the behaviors associated with an intervention. जो इंटरवेंशन हमने की है उसके बारे में जो क्लाइंट मेंबर अफेक्ट हुआ है, जो कि चेंज प्रोसेस के अंदर, must know what is the additional knowledge required for that new change. It is concerned with whether members know enough to perform the behaviors and to recognize the consequences of that performance. हमने जॉब एनरिचमेंट का एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, then the person जिसके लिए हमने ये सारा प्रोग्राम डिवाइस किया और इंटरवीन किया सिस्टम के अंदर, must know कि उस जॉब की वैरायटी टास्क की क्या है. Does he or she know how to process information? How to make decisions? How to plan? तभी उसकी जॉब वैरायटी, तभी उसकी डिस्क्रिशन, तभी उसकी ऑटोनॉमी इंक्रीज होगी. Need to have such information. अगर नहीं है तो दैट मीन्स कि वो चेंज ज्यादा देर लास्ट नहीं कर सकेगा. लिहाजा पीपल शुड be updated continuously and they should utilize that knowledge. Second, performance. Performance is reflected by the degree to which intervention behaviors are
actually performed. हमने चेंज तो इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने अपना कॉर्पोरेट कल्चर भी इंट्रोड्यूस कर दिया, चूंकि काफी लोग परफॉर्म नहीं कर रहे जो जैसे हम चाहते हैं, तो what we need is to frequently measure the performance of our employees so that we are sure and we ensure that the change process has been institutionalized. So another measure of performance is the frequency with which the new behaviors are performed. हम क्या करेंगे? In assessing frequency, it is important to account for different variations of the same essential behavior as well as highly institutionalized behaviors that need to be performed only infrequently. Assess करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन से लोग कितनी बार reverting back to the old behavior. So that performance will tell us कि institutionalization complete हुई है कि नहीं. Third aspect is the preferences. This involves the degree to which the organization members privately accept the organizational changes. लोगों का क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं, लोगों के प्रेफरेंसेस क्या हैं, और ये कैसे पता चलेगा? ये सिर्फ क्वेश्चनेयर्स उनसे कि मेंबर्स के परसेप्शन ऑफ जॉब परफॉर्मेंस क्या है, मेंबर्स की फीडबैक को एनालाइज करके हम डिटरमिन कर सकते हैं कि क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है या ओनली इट्स अ टेम्पररी बिहेवियर. सो दैट विल डिटरमिन whether people really prefer to work in the new environment with the new style. The fourth indicator of the institutionalization process is the normative consensus. Now, this focuses on the extent to which people agree about the appropriateness of the organizational changes. People should collectively agree to the change with all the differences they might have. लेकिन consensus का मतलब यह है कि they can argue about the change, but yet they believe कि जो change हमने mutually accept किया है, with all my differences, let me practice it and see whether उससे वो positive results achieve होते हैं या नहीं. तो consensus amongst the members is of prime importance. And finally, value consensus. This is concerned with social consensus on values relevant to the organizational changes. And values are beliefs about how people ought or ought not to behave. Organization का culture मैंने कहा था driven by values. और जब हमने change को institutionalize करना है, वहां individual values बहुत important है. और हमने throughout the training इन वैल्यूज पे बहुत एम्फेसिस ले किया. दैट इज कि हाउ डू अ पर्सन evaluates himself and interacts with his or her colleagues and clients. कौन सी वैल्यूज कैरी करता है? So it is important when we talk about the value consensus, these are the values जो कि हमने ट्रेनिंग में डिफरेंट असाइनमेंट्स के लिए कौन सी वैल्यूज रिक्वायर्ड है. फाइनली, सो विद दीज फ्यू वर्ड्स आई कंक्लूड कि हमने अब ओडी प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है और जो चेंजेस हम लाना चाहते थे वो हमने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी. दिस एंड्स माय one part of the series of lectures. Inshallah, in my next lecture, I will tell you that how have I completed the whole OD process starting from the definition और अब हमने institutionalization पे खत्म किया. Although there's one part still जिसके ऊपर मैंने काफी डिटेल में आपके साथ नॉलेज शेयर करना है, लेकिन जो OD प्रोसेस था
और वो आज इस लेक्चर के साथ कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर के अंदर मैं कुछ समराइज करूंगा पिछली चीजों को, और फिर मैं इंटरवेंशंस की मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि जब मैं अगले लेक्चर के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सम अप करूं, रिकैप करूं, तो आप पढ़ के आए होंगे, और जो चीज मैं एकदम पास ऑन करूंगा, यू वुड बी एबल टू पिक अप द थ्रेड्स। आई होप you enjoyed my lecture today. Inshallah, we'll continue on. Till then, take care of yourself. Khuda Hafiz.